प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम सब बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर से हिंदी साहित्य का इतिहास भाग से आदिकाल को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वर्गीकरण के अनुसार हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग है आदिकाल। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि आदिकाल क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय के पीछे तक का माना है और इसकी समय सीमा संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक की निर्धारित की है। उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है क्योंकि यह काल युद्धों का काल रहा, संघर्ष का काल रहा, इसलिए उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। आदिकाल की इस समय अवधि में ऐतिहासिक तौर पर समाज में क्या परिस्थितियां रही, क्या वातावरण रहा, इसका अध्ययन करने से ही हमें पता चलेगा कि यह समय अवधि किस तरह की समय अवधि थी। अतः आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या थी। आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में जब प्रश्न आता है तब सभी विद्वान 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक की युगीन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जिस देश का जैसा समाज होगा उस देश का साहित्य भी वैसा ही होगा, क्योंकि साहित्य समाज को और समाज साहित्य को प्रभावित करता है। समाज की परिस्थितियों में यदि परिवर्तन होता है तो उसके साहित्य में भी परिवर्तन होगा। तो उसी आधार पर आदिकालीन हिंदी साहित्य के जन्म और विकास की कहानी भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों की रोचक और रोमांचक कहानी है। आदिकाल के साहित्य को जानने से पहले हमें तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। जब हमें उस समाज की तत्कालीन परिस्थितियों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तभी हम उस काल के साहित्य को भी समझ पाएंगे। तो आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं वो हमें 5 तरह की देखने को मिलती हैं। राजनीतिक या ऐतिहासिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक तौर पर आदिकाल का समाज व वातावरण कैसा था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आदिकाल की जो समय सीमा है संवत 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित की गई है। तो यह इस समय था, इस समय अवधि में राजनीतिक दृष्टि से यह काल, जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में आप देख रहे हैं, अव्यवस्था, विशृंखलता, अराजकता व कलह और पराजय का युग था, क्योंकि इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने बहुत अधिक आक्रमण किए, जिसकी वजह से भारतीय सामंतों की पारस्परिक वैमनस्यता की भावना के कारण भारतीय जनता को बहुत अधिक युद्धों का, अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ा। और पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु से उत्तरी भारत की सत्ता कैसे खंड खंड हो गई। अतः इस काल में राजनीतिक दृष्टि से पारस्परिक कलेश और अराजकता के कारण इस काल को पराभव का काल भी कहा जाता है। सन 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तरी भारत की राजनीतिक व्यवस्था व सुदृढ़ता डगमगाने लगी थी। उसके शासनकाल में भारत की संगठित सत्ता खंड खंड होकर बिखरने लगी थी, क्योंकि राजपूतों, जाटों के परस्पर वैरभाव के कारण और उनमें होने वाले आपसी संघर्षों के कारण केंद्रीय शक्ति का ह्रास होने लगा था। कहने का अभिप्राय यह है कि राज सत्ता बिखर गई थी और समूचा उत्तरी भारत छोटे छोटे भागों में बट गया था। और वहीं दूसरी ओर नवोदित इस्लाम धर्म ने दूर दूर तक प्रचार और प्रसार के प्रयत्न
आरंभ कर दिए थे। और पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुसलमान अस्तित्व में आने लगे और वहीं दूसरी ओर भारत में मुसलमानों का प्रवेश सिंध प्रदेश से आरंभ हुआ और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुसलमानों की विशाल सेना ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया। इस युद्ध में स्थानीय राजाओं ने राजा दाहिर की कोई सहायता नहीं की और उसे पराजित होना पड़ा। 9वीं शताब्दी तक मुसलमानों ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया और पश्चिमोत्तर सीमाओं पर शक्तिशाली राजा विद्यमान थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी मुस्लिम सत्ता को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म ने पूर्व और पश्चिम में अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए थे। परंतु 9वीं शताब्दी तक आते आते मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि पश्चिमी उत्तर सीमाओं पर शक्तिशाली राजा विद्यमान थे। पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं कि 10वीं सदी में मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और मोहम्मद गजनबी के राज्य पर मोहम्मद गजनबी आकर बैठा। उसने भारत पर कम से कम 17 बार आक्रमण किया। उसने अपनी सेनाओं को लेकर भारत की सीमाओं में प्रवेश किया। पंजाब, कांगड़ा, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर व कालिंजर को लूटकर वापस गजनी पहुंचा। उसका लक्ष्य था कि भारत की अपार धनराशि को लूटकर गजनी ले जाना और भारत के सोमनाथ मंदिर को भी उसके द्वारा खूब लूटा गया, अर्थात वह वहाँ से भारत से अपार धनराशि लूटकर अपने साथ ले गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से 11वीं व 12वीं शताब्दी में 11वीं और 12वीं शताब्दी में गजनी के जाने के पश्चात किस तरह से अन्य और राजपूत वंशों का अस्तित्व होने लगा और वो अपने साम्राज्य का अलग अलग विस्तार करने लगे। 9वीं शताब्दी में मुसलमान आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाए क्योंकि पश्चिम और उत्तर की सीमाओं पर शक्तिशाली राजा विद्यमान थे। पॉइंट नंबर 5 में हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी में जहां गजनी के राज्य पर महमूद गजनबी बैठा, वहीं दूसरी ओर 11वीं-12वीं शताब्दी में मुसलमानों का अस्तित्व एक तरफा होने के कारण दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गाहड़वाल के शक्तिशाली राजपूत राज्यों का विस्तार हुआ और ये सभी राज्य अस्तित्व में आए, परंतु इनमें परस्पर एकता का अभाव था। इनकी परस्पर वैमनस्यता और फूट का ही फायदा उठाकर गजनी ने तुर्कों का प्रभुत्व स्थापित करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और भारत विजय का निश्चय किया। पॉइंट नंबर 7 में हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के बाद सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश किस प्रकार से अस्तित्व में आए, अर्थात मोहम्मद गोरी ने अनेक बार पराजित होने के पश्चात भी पहले पृथ्वीराज चौहान को, बाद में जयचंद को हराकर भारत में अपने राज्य की स्थापना की। राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण उनकी आपसी फूट थी। वैसे उनमें वीरता की कोई कमी नहीं थी, परंतु आदिकाल में भारत की राजनीतिक स्थिति गृह कलह से युक्त थी। उसी का फायदा इन सभी मुस्लिम शासकों के द्वारा उठाया गया और जयचंद ने तो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए मोहम्मद गोरी का साथ देकर पृथ्वीराज चौहान को हराने का षड्यंत्र रचा और वह इस षड्यंत्र में सफल भी हो गया और यहीं से भारत की राजनीति में एक नए मोड़ की शुरुआत होती है। और तब उस समय मंगोलों और मुसलमानों ने दोबारा से अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। सन 1197 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने भारत पर आक्रमण कर दिया और पूरे मगध प्रदेश को तहस नहस कर डाला, बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। 13वीं शताब्दी के आरंभ से ही तुर्क अफगान भी भारत में अपने पांव पसारने लगे, अर्थात मध्य देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का अधिकार होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक आदि ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार जमाने के प्रयास किए। इस अवधि में मंगोलों ने भी भारत पर
अनवरत लगातार आक्रमण किए। चंगेज खां व उसका वंशज तैमूर लंग भी भारत के हिंदुओं व मुसलमानों का समान रूप से कत्लेआम करता रहा। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 8वीं से 14वीं सदी का यह युग संघर्ष व अशांति का काल था। अतः हिंदी साहित्य के काल का वर्गीकरण हम राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर करें तो यह कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से भरा हुआ रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप में समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में इस काल को नहीं देखा जा सकता। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक और तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण उपदेश और आध्यात्मिकता की बातें भी की। लेकिन भारतीय नरेशों में परस्पर द्वेष की भावना ने उन्हें संगठित होने से रोका और उनकी इसी फूट का लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। अर्थात जिस देश में लगभग 700 सालों तक थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आक्रमण या परस्पर संघर्ष होते रहे हों, उस देश का तत्कालीन साहित्य सुरक्षित रह पाना भी असंभव था। अतः मोटे रूप में अगर हम राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के सफल होने के 2 ही कारण थे। पहला तो भारत के शासक विलासी थे, अहंकार से ग्रस्त थे और यहाँ अहंकार ही परस्पर संघर्ष, द्वेष का कारण बना। अर्थात आपसी फूट और वैमनस्य के कारण ही विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ पांव जमाने का अवसर मिला। भले ही स्थानीय हिंदू राजाओं में, शासकों में वीरता थी, लेकिन आपसी फूट व वैमनस्य के कारण यह काल पराजय व पतन का काल भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आदिकाल से पहला पॉइंट राजनीतिक परिस्थितियां को हमने पढ़ा। तो आप सभी इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे और आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ लेंगे। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। थैंक्स ए लॉट। धन्यवाद।